टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। और हम एक मिशन पर हैं जिस मिशन का नाम है मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साइंस को इतना पक्का कर दे, इतना परफेक्ट कर दे, उनको कंसेप्चुअली, लॉजिकली, न्यूमेरिकली इतना स्ट्रांग बना दे कि वो बच्चा 11th-12th में जाके नीट और आईआईटी के सिलेबस को सीबीएसई के बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के उसको टक्कर दे पाए और उसके आगे चला जाए, और उसको किसी भी मायने में कोई भी तकलीफ कंसेप्चुअली वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस मिशन पे हम हैं और इस पे हमें क्या करना है आज, इफेक्ट ऑफ लाइट्स, इस टॉपिक का ये पार्ट 2 पढ़ना है। इसका पार्ट 1 मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, सारी टेक्निक्स मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये है क्लास 7th महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस टॉपिक का इंडेक्स। आपको करना क्या है, आपको YouTube में चले जाना है और वहां पे टाइप करना है MAJOR, मेजर, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद एसके सर, मेजर फिजिक्स एसके सर। ये टाइप करके सर्च करोगे तो एक बेहतरीन, बहुत खूबसूरत सा एक YouTube चैनल आ जाएगा। उस चैनल के प्लेलिस्ट पे अगर आप चले जाओगे तो वहां पे सबसे पहले आपको क्लास 6th क्लास की साइंस की होमी बाबा की प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 6ठी में टोटल 16 टॉपिक्स है, जिसके 12 टॉपिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। उसके बाद हमने हमारे मिशन में क्लास 7 का सिलेबस शुरू किया था, तो क्लास 7 के सिलेबस में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो ये है, इसके 2 लेक्चर मिलेंगे आपको, उसके बाद ये लेक्चर, इसके 2 लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद ये टॉपिक, इसके 3 लेक्चर मिलेंगे, इसके ये टॉपिक, इसके भी 3 लेक्चर मिलेंगे। फिर यहां से सीधा हम जंप कर गए, कहां पे, हम जंप कर गए इफेक्ट ऑफ लाइट पे, इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। और अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ये इफेक्ट ऑफ लाइट का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझा दिए थे। अच्छा, इस लेक्चर में आपको नया क्या मिलेगा, इस लेक्चर सीरीज में आपको ना बेटा फाउंडेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री फाउंडेशन के बेसिक नोट्स मिल जाएंगे और 50 एमसीक्यू मैं एक्स्ट्रा से अच्छे से सॉल्व करके समझा दूंगा आपको, ताकि आपको नीट जेई का थोड़ा सा टच मिल जाए। ओके, तो ये जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ लाइट, ये इसका पार्ट 2 है। तो जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके कम से कम पार्ट 1 देख लो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से शुरू से देखो यार, क्लास 7 का सिलेबस शुरू से देखो, तो आपको चीजें ना ढंग से समझ में आएंगी और कब क्या स्टेप लेना है ये समझ में आएगा। आपको कॉपी और पेन ले लेना है और महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना है, और जगह जगह डू यू थिंक, आंसर दिस, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको रिसर्च करते हुए चलना है। और मेरे साथ साथ नोट्स लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ सुनना, चीज़ों को अच्छे से दिमाग में डालना, और जहाँ पे नहीं समझ रहा है लेक्चर को पीछे लेके वापस से देखना, ऐसे करके समझना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। और जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो नोट्स अच्छे से कंप्लीट करके सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और खुद के अपने शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये सब समझा दिया था, डिस्पर्शन किसको कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, फिर ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर क्यों होता है, रेड कलर क्यों कम स्कैटर होता है, फिर शेडो बता दिया था, उसके बाद अम्ब्रा, पिनम्ब्रा, ये सब सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अमरा, पिनम्रा, ये जो शेडोज़ बनते हैं छोटे बड़े ऑब्जेक्ट की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ढंग से समझा दी थी, और हमारा लेक्चर यहाँ तक पहुँच चुका था। ठीक है, ध्यान से देखो, अब हमें पढ़ना है अक्लिप्स। अक्लिप्स भी बोलते हैं, इक्लिप्स भी बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलो, मैं तो दोनों प्रोनाउंसिएशन करूंगा क्योंकि हमारे टीचर ने हमको इक्लिप्स ही पढ़ाया था, लेकिन जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो वो अक्लिप्स बता रहा है। तो अक्लिप्स और इक्लिप्स दोनों का मतलब एक ही लेना, आप जो चाहे प्रोनाउंस कर सकते हो, स्पेलिंग तो वही होगी, स्पेलिंग तो वही होगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है सर, ये ना बेटा देखो, ये है सन। व्हाट इज दिस, सन। और सन के अराउंड ये कौन रोटेशन कर रहा है, अर्थ। ये जो गोल घूम रहा है बड़ा सा गोला, ये अर्थ है, और अर्थ के सराउंडिंग में ये जो घूम रहा है ये मून है। अब
ये जो एक्लिप्स या अक्लिप्स होते हैं, दो तरह के अक्लिप्स होते हैं जिसको ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो लूनार एक्लिप्स और सोलार एक्लिप्स या एक्लिप्स, ऐसे दो एक्लिप्स हमको पढ़ने हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सोलार एक्लिप्स हो गया या लूनार एक्लिप्स हो गया बेटा, ये दोनों शैडो फॉर्मेशन है। किसके शैडो फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो। ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ के अबाउट ये छोटा सा जो गोला है ये मून है। ओके, अब यहां हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि बेटा देखो, सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रहा है और अर्थ खुद के अराउंड घूमते घूमते सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है और मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो जो चमकती हुई चीजें होती है स्पेस में उसको सन कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, और जो सन के अराउंड घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको प्लैनेट कहते हैं, और जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लैनेट है और मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो इन तीनों के घूमने के कॉम्बिनेशन से कुछ समय क्या हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या हो जाता है, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, यस, कभी कभी क्या हो जाता है, देखो इसको मैंने पॉज कर लिया तो यहाँ पे ये मून रुक गया। अब देखो थोड़ा रुको, देखो देखो, हाँ, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसको मैंने पॉज कर दिया। यस, पॉज थोड़ा सा सही समय पे करता हूं मैं, ध्यान से सुनो, ये मैंने कर दिया इसको पॉज। देखो परफेक्ट। तो होगा क्या, मून यहां आ गया, ये अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, ये सन हो गया। सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया, मून। सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया, मून। तो बेटा ये और कुछ नहीं, ये सोलार अक्लिप्स है। इक्लिप्स बोलूंगा यार, चलो अक्लिप्स मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इक्लिप्स क्योंकि हमारे टीचर ने हमको इक्लिप्स पढ़ाया था। तो ये क्या हो गया, सोलार इक्लिप्स हो गया। अब अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा घुमाना, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, देखो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, ये ऐसे देखो, अरे रुक जा मेरे भाई, थम जा। हाँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो ध्यान से। अब क्या हो गया, सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, तो सन और मून के बीच में अर्थ आ गया। तो होगा क्या, जो सन से रेज आएंगे वो मून तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मून तो अपने लाइट इमिट नहीं करता। क्या होता है फिर, सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लूनार इक्लिप्स। मैं आपको समझाता हूं डिटेल में, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ओके, इन मोशन की वजह से क्या होता है, दो तरह के इक्लिप्स होते हैं। व्हाट इज इक्लिप्स, ध्यान से समझो। इक्लिप्स मतलब ग्रहण किसको कहते हैं, सुनना क्या बोल रहा है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या होता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, यहां पे समझा दिया मैंने आपको, ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अर्थ अलोंग द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और अर्थ मून को अपने अराउंड घुमाते घुमाते किसके अराउंड घूमती है, सन के अराउंड घूमती है। वही तो समझा रहा था मैं, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो ये पूरा सेटअप हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। अच्छा, तो फिर when sun, earth and moon comes in a straight line, eclipse occur। जब इन रोटेशनल मोशन के कारण, इन सर्कुलर मोशन के कारण एक सिचुएशन आ जाती है, जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इक्लिप्स बोला जाता है। बेसिकली इक्लिप्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है सोलार इक्लिप्स, एक होता है लूनार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स किसे कहते हैं बेटा, देखो ये परफेक्ट डायग्राम है सोलार इक्लिप्स की। इसमें क्या हो गया, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, क्योंकि मून इसके अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ गया, तो क्या होगा, जो मून की शैडो है वो किस पे गिरेगी, अर्थ पे गिरेगी। देखो इसका यहाँ पे अम्ब्रा बन रहा है, अम्ब्रा मतलब डार्क इमेज बन रही है इतनी, और पिनम्ब्रा भी बन रहा है, पेनम्ब्रा भी बन रहा है। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, अम्ब्रा पेनम्ब्रा, अम्ब्रा पेनम्ब्रा मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में। अम्ब्रा मतलब डार्क इमेज और पेनम्ब्रा मतलब फेंट इमेज। तो हो क्या रहा है बेटा, शैडो, डार्क शैडो और फेंट शैडो, इमेज इमेज बोल रहा हूं मैं, सॉरी, डार्क शैडो और फेंट शैडो। तो हो क्या रहा है कि इन रोटेशनल मोशन के कारण, इन सर्कुलर मोशन के कारण, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, तो मून की जो शैडो है वो अर्थ पे गिरेगी, थोड़ी सी डार्क शैडो गिरेगी, इसको बोलेंगे अम्ब्रा, और थोड़ी सी फेंट शैडो गिरेगी, इसको बोलेंगे पेनम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दो तरह के शैडो गिरेंगे, बस इसी को क्या बोला जाता है, सोलार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स में क्या होता है,
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, इसको बोला जाता है सोलार इक्लिप्स। अब जब ये घूमते 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 मून यहां आ जाएगा, मतलब ये सिचुएशन हो जाएगी, घूमते घूमते ये यहां आ जाएगा, तो सन यहां है, देखो सन यहां है, अर्थ यहां है, और जब मून यहां आ जाता है, अगर सन और मून के बीच में अर्थ आ गया तो अर्थ की शैडो मून पे गिर रही है, अर्थ की शैडो मून पे गिर रही है, और मून रेड कलर का लगने लगता है, रेड कलर का लगने लगता है, इसको बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। सिंपल है। देखो, सन सेंटर में है, उसके अराउंड अर्थ घूम रहा है, और घूमते हुए अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। तो दो तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। एक बार क्या हो जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो मून की जो शैडो है वो अर्थ पे गिरती है, इसको सोलार इक्लिप्स बोलते हैं। सोलार इक्लिप्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि जब सोलार इक्लिप्स होता है तो सन से निकलने वाले बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचते हैं, जिसके कारण अगर हम उसको नेकड आइज से देखेंगे तो वो हार्मफुल रेडिएशन हमारे आंखों में चले जाएंगे और हमारी आंखें अंधी भी हो सकती हैं। तो हम सोलार इक्लिप्स को नेकड आइज से नहीं देखते हैं, कुछ स्पेशल गॉगल लगा के उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो लूनार इक्लिप्स होता है उसको हम नेकड आइज से जरूर देख सकते हैं। लूनार इक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो अर्थ की शैडो मून पे गिर जाती है। अर्थ का जो अम्ब्रा होता है, मतलब जो डार्क इमेज होती है, जो डार्क शैडो होती है, सॉरी, जो डार्क शैडो होती है उसमें मून चला जाता है। तो डार्क शैडो में मून जब चला जाएगा तो मून का कलर कलर बदल जाएगा, वो रेड कलर का दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं लूनार इक्लिप्स, इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बेटा, जो सेटअप है उस सेटअप के अनुसार अगर अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो मून की शैडो अर्थ पे गिरेगी, इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। और अगर ये घूमता हुआ मून ये ऐसे पहले यहां था तो कौन सा इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स, घूमते हुए ये यहां आ गया तो कौन सा इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स। तो मून और सन के बीच में अगर अर्थ आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, लूनार इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, इस पे अर्थ की शैडो मून पे गिरती है। ओके, तो इसको बोला जाएगा इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोलार इक्लिप्स। समझना बेटा, ये देखो सोलार इक्लिप्स, ये देखो, ये अर्थ पे हमने गॉगल क्यों डाल दिया, क्योंकि सोलार इक्लिप्स को स्पेशल गॉगल के थ्रू देखेंगे। क्यों? क्योंकि सोलार इक्लिप्स जब होता है, जब मून किसके बीच में आ जाता है, यहां मैं समझा रहा था आपको, मून बीच में आ जाएगा सन और अर्थ के, तो इस समय क्या होता है, अर्थ से निकलने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम उसको खुली आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे आंखों में चले जाएंगे और हमारी आंखें अंधे भी हो सकती है। इसलिए जो सोलार इक्लिप्स होता है वो स्पेशल तरह के गॉगल से, ये देखो ऐसे हमने गॉगल बता दिया है, जिसके कारण आपके दिमाग में ये छप जाएगा कि सोलार इक्लिप्स हम स्पेशल गॉगल्स के थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको ध्यान से सुनो, लाइन टू लाइन कवर करते हैं। डेफिनेशन, सोलार इक्लिप्स किसको बोलेंगे, सोलार इक्लिप्स ऑकर व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब मून जो है, घूमता हुआ मून, ये सन और अर्थ के बीच में, ये क्या है सन, ये क्या है अर्थ, मून जब सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सोलार इक्लिप्स बोलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। होगा क्या, यहां पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। मून की शेडो किस पे गिरेगी, अर्थ पे गिरेगी। तो द सन इज पार्शियली और फुल्ली कवर्ड, यहां पे बता रहे हैं, देखो ये एक्चुअल जीआईएफ फाइल है उसकी, नासा ने जो ली है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये मून क्या कर रहा है, सन को पार्शियली या पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो व्हेन डज इट ऑकर, ये कब होता है, ये न्यू मून डे पे होता है। ओके, ओनली ऑन द न्यू मून डे, जब पहला चांद निकलता है, न्यू मून डे पे होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टोटल सोलार इक्लिप्स और पार्शियल सोलार इक्लिप्स। जब पूरा सन कवर हो जाएगा मून से तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल सोलार इक्लिप्स, और थोड़ा सा सन जब कवर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल सोलार इक्लिप्स। अब इसके इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग सोलार इक्लिप्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस रीच द अर्थ, वही तो बता रहा था मैं, ये इक्लिप्स होते वक्त सन से निकलने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक पहुंचते हैं। अगर हम इसको नेकड आइज से देखेंगे तो इस समय क्या होता है, नेकड आइज से देखने पर वो रेडिएशन हमारी आंखों में जाके हमारी आंखें अंधी भी हो सकती है। तो नेवर
नेवर लुक एट द सन विथ नेक्ड आईज, तो खुली आंखों से ये सोलार इक्लिप्स कभी नहीं देखा करते। स्पेशल सोलार गॉगल्स शुड बी यूज, इस तरह के कुछ स्पेशल सोलार गॉगल हम यूज करते हैं जिससे हमारे आईज प्रोटेक्ट हो जाएंगे उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से। तो सोलार इक्लिप्स जो आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, बहुत ही सीधी डायग्राम है। अगर मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो मून की शैडो अर्थ पे बनेगी और इस रीजन में शैडो बन जाएगी। ये क्या है, पेनम्ब्रा, और सेंटर में जो डार्क इमेज बन रही है वो क्या है, अम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा ऐसे जो इमेजेस बनेंगे, तो जो जहां पे अम्ब्रा बनेगा वहां पे एकदम डार्क अंधेरा छा जाएगा, और उसके बाजू वाले रीजन में पेनम्ब्रा, मतलब थोड़ी सी फेंट शैडो छा जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की जो भी सिचुएशन आ रही है उसको क्या बोलेंगे, सोलार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स के बारे में आप याद क्या रखोगे, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो मून की शैडो अर्थ पे बन जाती है, इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। सोलार इक्लिप्स हम नेकड आंखों से नहीं देख सकते, ये जीआईएफ याद रखो। तो ये जीआईएफ, ये गॉगल याद रखो कि सोलार इक्लिप्स हम नेकड आइज से नहीं देख सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। ये देखो, ये क्या है भाई, दिस इज, देखो ये क्या है, सन और मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ। बेटा जब ये मून घूमता हुआ मून, ये घूमता हुआ मून जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, सोलार इक्लिप्स होगा। और ये घूमता हुआ मून जब यहां पहुंचेगा तो लूनार इक्लिप्स होगा। क्यों? क्योंकि जब मून यहां होगा तो सन और अर्थ के बीच में मून होगा, मून की शैडो अर्थ पे गिरेगी, तो इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। लेकिन ये घूमता हुआ मून जब यहां पहुंचेगा तो सन और मून के बीच में अर्थ होगा, तो अर्थ की शैडो किस पे गिरेगी, मून पे गिरेगी। ये अर्थ के शैडो का अम्ब्रा है, अम्ब्रा मतलब डार्क शैडो, और ये क्या है, पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा मतलब फेंट शैडो। ठीक है, तो जैसे ही मून इसके अंदर इंटर करेगा रेडिश कलर का दिखने लगता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स। तो सन और मून के बीच में अर्थ, लूनार इक्लिप्स। सन और अर्थ के बीच में मून, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोलार इक्लिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिचुएशन आपको समझ गई होगी ढंग से। तो ये सन है, ये अर्थ है, इसके अराउंड ये मून घूम रहा है, तो मून जब यहां पहुंचेगा तो सन और अर्थ के बीच में मून होगा, तो मून की शैडो अर्थ पे बनेगी, तो उसको सोलार इक्लिप्स बोलेंगे। और जब घूमते हुए मून यहां चला जाएगा अर्थ के अम्ब्रा में, तो तब जो इक्लिप्स होगा उसको बोलेंगे लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। क्या है सेकंड, सेकंड है लूनार इक्लिप्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, लूनार इक्लिप्स ऑकर व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। चांद और सूरज के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो अर्थ की शैडो चांद पे बनने लगती है, और चांद हमको रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसको बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, जो अर्थ की शैडो है वो मून पे बनने लगती है। ये कब होता है, वो था फर्स्ट मून पे, ये क्या था, न्यू मून पे था वो। ये कब होता है, फुल मून नाइट, फुल मून नाइट पे होता है। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं, टोटल लूनार इक्लिप्स और पार्शियल लूनार इक्लिप्स। जब पूरा चंद्रमा छुप जाएगा अर्थ के शैडो में तो उसको बोलते हैं टोटल लूनार इक्लिप्स, और जब थोड़ा सा चंद्रमा छुपेगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल लूनार इक्लिप्स। ओके, ऑब्जर्वेशन, इस इक्लिप्स को हम नेकड आइज से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये कुछ घंटों तक चलता है, बहुत सारे घंटों तक चलता है, हम इसको देख सकते हैं। ये नासा की कुछ इमेजेस है जो क्या बता रही है, लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स में जो चंद्रमा है वो ऐसे रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो अर्थ की शैडो बनती है, मून अगर उसके शैडो में चला गया तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं लूनार इक्लिप्स। यहां देखो, ये सन है और ये अर्थ है, तो सन की जो शैडो बन रही है, सन की वजह से जो अर्थ की शैडो बन रही है उसका एक डार्क शैडो वाला रीजन होगा जिसको अम्ब्रा बोलेंगे, और एक फेंट शैडो वाला रीजन होगा उसको बोलेंगे पेनम्ब्रा। तो जब ये अर्थ के शैडो के अम्ब्रा रीजन में होगा तो तब टोटल लूनार इक्लिप्स होगा, और जब पेनम्ब्रा रीजन में होगा तब पार्शियल लूनार इक्लिप्स होगा। और ये कब होता है, फुल मून नाइट पे, और सोलार इक्लिप्स कब होता है, फर्स्ट मून नाइट पे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने जीआईएफ फाइल्स आपको दिखा दिए जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो दो तरह के इक्लिप्स हमने देख लिए, यहां चलते हैं क्या लिखा है। इक्लिप्स ऑफन अकर इन द सोलर सिस्टम, इक्लिप्स बहुत बार हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम किसमें, किसको कहते हैं, सोलर सिस्टम में एक सन होता है जिसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स घूमते हैं, इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। एज सीन फ्रॉम द अर्थ व्हेन द प्लैनेट्स और स्टार पासेस बिहाइंड द मून, जब भी कोई प्लैनेट या स्टार मून के पीछे चला जाता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं
अकल्टेशन, अकल्टेशन इसको क्या बोलते हैं? ऑकल्टेशन, ऑकल्टेशन। जब भी कोई स्टार या प्लैनेट मून के पीछे छुप जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑकल्टेशन, ऑकल्टेशन बोलते हैं। इट इज कॉमन फिनोमिनॉन दैट ऑकर विद द सन। ये कॉमन फिनोमिनॉन है, ये सन के साथ होते रहती है। द मून और अदर स्टार, मून के साथ होती है या स्टार के साथ होती है, लेकिन चंद्रमा के पीछे, मून के पीछे अगर कोई स्टार या प्लैनेट छुप जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? घूमने के कारण, रोटेशन के कारण, तो उसको बोलेंगे ऑकल्टेशन, ऑकल्टेशन। फॉर एग्जांपल 2016 में ऐसा हुआ था, रोहिणी नाम का जो स्टार है वो छुप गया था। किसके पीछे? मून के पीछे। देखो ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे होंगे, हम यहाँ पे होंगे, ये चंद्रमा है और ये रोहिणी तारा है। तो जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा के पीछे कौन छुप गया? रोहिणी स्टार छुप गया। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अकल्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकल्टेशन बोलेंगे। ठीक है। अर्थ, चंद्रमा और रोहिणी तारा लगभग एक सीधी रेखा में आ गए थे। रोहिणी नक्षत्र जो रोहिणी स्टार था चंद्रमा के द्वारा छुप गया था 20 जनवरी 2016 को। ठीक है। तो अब आफ्टर सम टाइम इट कम अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ मून, थोड़ी देर में वो दूसरे साइड पे चला जाएगा। डिड यू सी दिस ऑकल्टेशन? यस, हमने देखा है। कब देखा है? 20 जनवरी 2016 को पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो ये जो रोहिणी स्टार था चंद्रमा के पीछे आ गया था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन को बोलते हैं ऑकल्टेशन। क्या बोलते हैं? ऑकल्टेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। टाइम पीरियड्स ऑफ लूनार एंड सोलार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स न्यू मून डे पे होता है, न्यू मून डे पे जब पहला चंद्रमा निकलता है। और लूनार इक्लिप्स कब होता है? फुल मून डे पे, जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। ओके। इक्लिप्स डू नॉट हैपन एवरी मंथ बिकॉज द मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड। इक्लिप्स हर महीने नहीं होता क्योंकि मून की ऑर्बिट जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्टेड है। यूजुअली 2 से 7 इक्लिप्स होते हैं सोलार और लूनार मिला के एक साल में। एक साल में कितने इक्लिप्स दिखाई देंगे आपको? 2 से 7 दिखाई दे सकते हैं। सोलार एंड लूनार इक्लिप्स हैपन ड्यूरिंग स्पेशल पीरियड, इसको बोलते हैं इक्लिप्स पीरियड, इक्लिप्स सीजन। एक स्पेशल पीरियड में होते हैं, इसको बोलते हैं इक्लिप्स सीजन। वेरियस इक्लिप्स इन द पास्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनो, अभी तक के जो फेमस इक्लिप्स हुए थे उनकी मेरे पास इमेज भी है और नाम भी है। टोटल सोलार इक्लिप्स कब हुआ था? 22 जुलाई 2009 को। तो ये उसकी डायग्राम है। टोटल सोलार इक्लिप्स, जब पूरा सूरज छुप गया था, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल सोलार इक्लिप्स। ये क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सोलार इक्लिप्स ऑफ 21st सेंचुरी। जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इक्लिप्स ऑफ 21st सेंचुरी 22 जुलाई 2009 को हुआ था। ये सिचुएशन है। तो टोटल सोलार इक्लिप्स में क्या हुआ होगा? जो टोटल चंद्रमा है वो छुप गया होगा। किसके शैडो में? सॉरी, जो चंद्रमा है उसकी शैडो किस पे गिरी होगी? अर्थ पे गिरी होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे अंधेरा आ गया था। ओके, ये इमेजेस है। उसके बाद ये क्या था? विजिबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, दूसरा बड़ा जो इक्लिप्स हुआ था उसका क्या? सोलार इक्लिप्स कब हुआ था? 21 जून 2020 में। ये क्या था? एनुलार सोलार इक्लिप्स रिंग ऑफ फायर। ये देखो, ये इसकी इमेज है, रिंग ऑफ फायर। ऐसे कुछ इसके इमेजेस दिखाई दिए थे। विजिबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन मैं तो आपको खुले दर्शन करा रहा हूं। आप ये इसकी नासा की इमेज है। उसके बाद लूनार इक्लिप्स 27 जुलाई 2018 का कुछ ऐसे दिखा था। लूनार इक्लिप्स में ब्लड कलर का, रेडिश कलर का मून लगता है। ये देखो रेडिश कलर का मून, ये देखो ये हुआ रेडिश कलर का मून। रेडिश कलर का मून दिखाई दे रहा है आपको? तो ये हुआ था 27 जुलाई 2018 को। तो ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। सही है। लॉन्गेस्ट टोटल लूनार इक्लिप्स ऑफ 21st सेंचुरी। ये इंफॉर्मेशन है, आप याद रखो, काम आएगी आपको। द मून अपीयर रेडिश, इसमें मून रेडिश कलर का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लड मून कहते हैं। लूनार इक्लिप्स में मून जो है वो ब्लड के कलर का दिखता है, इसलिए इसको ब्लड मून कहते हैं। इक्लिप्स हेल्प्स साइंटिस्ट टू स्टडी सन, मून एंड अर्थ्स मोशन। इक्लिप्स साइंटिस्ट को मदद करता है सन, मून और अर्थ की मोशन स्टडी करने में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्लिप्स। अब क्या बोल रहा है? eclipse and transit in the near future. Solar and lunar eclipse occur every year. ये हर साल होते हैं. So we can see them in the future also. हम फ्यूचर में भी इसको देख सकते हैं क्योंकि आगे भी ये होने वाले हैं. Some eclipse will be partial. कुछ partial eclipse होते हैं and some are total. दो टाइप के होते हैं ना, जिसमें टोटल कवर होता है उसको टोटल बोलते हैं, जिसमें पार्शियल कवर होता है उसको पार्शियल कहते हैं. ट्रांजिट when Mercury and Venus passes in front of sun. ये मर्क्यूरी और वेनस क्या है? ये दूसरे प्लैनेट है अर्थ के जैसे. ये जब सन के
सामने आ जाते हैं, ये एक बहुत रेयर इवेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्ट कहते हैं। ट्रांजिस्ट मतलब जैसे अर्थ सन के सामने आ रहा है या मून सन के सामने आ रहा है। सन के सामने अगर मून आ गया तो मून की शैडो अर्थ पे गिर रही है, इसको बोल रहे हैं सोलर इक्लिप्स। और अगर अर्थ सामने आ गया मून के, तो मून की शैडो, सॉरी, अर्थ की शैडो मून पे गिरना, इसको लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। तो वैसे सन के सामने अगर मर्क्यूरी या वेनस ऐसे कोई प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ये बहुत रेयर इवेंट होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्ट बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? फ्यूचर इक्लिप्स कैन बी प्रेडिक्टेड। फ्यूचर में कब इक्लिप्स होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज होता है या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होता है उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग इक्लिप्स इज पब्लिश इन कैलेंडर। ये कैलेंडर में लिखा होता है कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, कब सूर्य ग्रहण होने वाला है। न्यूज़पेपर में भी आता है, या एस्ट्रोनॉमी की वेबसाइट पे आपको अगले 10 20 50 साल में कब कब सोलर और लूनर इक्लिप्स होंगे वो उसकी डेट आपको मिल जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है कि ये जो इक्लिप्स है ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, नेचुरल मोशन ऑफ प्लैनेट एंड स्टार की वजह से होता है, नॉट द साइन ऑफ गुड लक एंड बैड लक। क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हमारी कुछ श्रद्धा कुछ अंधश्रद्धा होती है, वो सबकी पर्सनल लाइफ है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये साइंस क्या बोलता है कि भाई ये एक साइंटिफिक फिनोमिनॉन है, इससे आप कोई भी किस्से कहानियां नहीं जोड़ना चाहिए। दे ऑकर ड्यू टू मूवमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ सन मून एंड अर्थ, जो कि अभी हमने देखा। ये किस कारण होते हैं? सन मून और अर्थ के अलाइनमेंट के कारण होते हैं, ना कि किसी अंधश्रद्धा या अंधविश्वास या गुड लक या बैड लक के कारण नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे। अच्छा, पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूं अपने डायग्राम पे, रिटर्न डायग्राम पे, फिर हम इसका लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे। ओके, ध्यान से सुनो। मान के चलो कि ये सन है, सही है, ये सन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अराउंड ये अर्थ घूम रही है, ये भी सही है। अच्छा, अब मान के चलो कि अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। पहले तो ये समझ लो कि जो अर्थ का एक्सिस होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं घूमती अर्थ। तो ऐसे नहीं घूम के अर्थ कैसे घूमती है? इस टिल्टेड एक्सिस के अबाउट घूमती है, ऐसे। ठीक है, अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द टिल्टेड एक्सिस, थोड़े से क्रॉस एक्सिस के अबाउट, ऐसे ऐसे घूमते 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 इसके अबाउट घूमती है। तो जब भी अर्थ यहां होगी तो होगा क्या? जब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे, तो सन से निकलने वाली लाइट सीधा हमारे सर पे टकराएगी। तो जब भी ये लाइट सर पे टकराएगी तो हमारी शेडो कहाँ पे बनेगी? हमारे पैरों में बनेगी। ओके, और अगर इस सिचुएशन में हम यहाँ पे खड़े रहेंगे ऐसे, तो हमारी जो सन की निकलने वाली लाइट हमारे सर पे टकराएगी और हमारी शेडो हमारे पैरों में बनेगी। यहाँ पे इस सिचुएशन में सन से निकलने वाली लाइट हमारे सर पे टकराएगी और हमारी शैडो हमारे पैरों में बनेगी। इस सिचुएशन में जब हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े रहेंगे तो सन से निकलने वाली लाइट हमारे हेड पे टकराएगी और हमारी शैडो हमारे पैरों में बनेगी। तो ये जो 4 लोकेशन है ये बताते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी जो शैडो है वो कहाँ बन रही है? कुछ इस तरह से एग्जैक्टली हमारे पैरों में बन रही है। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है जीरो शैडो डे। क्या बोला जाता है? जीरो शैडो डे। व्हाट इज जीरो शैडो डे? ध्यान से समझो। द डे ऑन विच सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द नून इज कॉल्ड एज जीरो शैडो डे। ऐसा दिन जिस दिन पे दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे सन हमारे एग्जैक्टली सर पे हो, सो दैट हमारी शैडो एग्जैक्टली हमारे पैरों में बने, ऐसे दिन को क्या बोला जाएगा? जीरो शैडो डे। ये देखो सिचुएशन, यहाँ पे सन है तो सितंबर में अर्थ यहाँ होगी, दिसंबर में यहाँ होगी, मार्च में यहाँ होगी और जून में यहाँ होगी। तो होता क्या है, यहाँ पे जब कोई इंसान खड़ा रहेगा तो ये सन इसके हेड पे गिरेगा सन रेज, तो इसकी शैडो इसके पैरों में बन जाएगी। तो ये क्या है? ये जीरो शैडो डे है। ये भी क्या है? जीरो शैडो डे है। ये भी क्या है? जीरो शैडो डे है। ये भी क्या है? जीरो शैडो डे है। समझ में आ रहा है? तो कुछ स्पेशल जगह पे जब अर्थ होती है तो आफ्टरनून के समय सनरेज एग्जैक्टली हमारे सर पे आते हैं, जिसके कारण हमारी शैडो एकदम पैरों में बनती है, जैसे कि यहाँ बनी है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? जीरो शैडो डे। ये देखो यहाँ पे, ये जो अर्थ का एक्सिस है
23.5 डिग्री 23.5 डिग्री वर्टिकल से ऐसे टिल्टेड है। तो अर्थ एग्जैक्टली ऐसा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं घूमती, उसका एक्सिस थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है। कितने एंगल से? 23.5 डिग्री एंगल से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ऐसे ऐसे घूमते जाती है। तो आगे पढ़ते इसके बारे में। ऑन दिस डे शेडो कंप्लीटली डिसअपियर्स एट नून। डिसअपियर्स मतलब हमारे पैरों में बनेगी तो हमको शेडो दिखाई नहीं देगी। वर्टिकल ऑब्जेक्ट लाइक पोल्स एंड ट्रीज डू नॉट कॉस्ट एनी शेडो। इस दिन पे जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कोई भी शेडो नहीं बनती, क्योंकि कुछ इस तरह से शेडो इसके पैरों में बन जाती है। वेयर डज जीरो शेडो डे अकर? जीरो शेडो डे कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन द 2 रीजन्स, मोस्टली 3-4 रीजन है। इट अकर्स इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। यहां अच्छे से बताता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे अच्छे डायग्राम है इसकी। यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। इस जगह को क्या बोलेंगे? जब अर्थ यहां होगी तो इस लोकेशन को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री से टिल्टेड है ये एक्सिस? 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये सन है, समझ में आ रहा है? तो 2 लोकेशन बता रहे हैं। ये क्या कब होता है? जून में होता है। ये कब होता है? दिसंबर में होता है। जून और दिसंबर में। महाराष्ट्र में, सॉरी तेलंगाना में ये जगह हैदराबाद में आती है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस जगह पे 0 डे होगा। इस जगह पे 0 डे होगा, क्योंकि दिन बदलते जाएंगे, अर्थ घूमते जाएगा। देखो बेटा, अर्थ अपने अराउंड जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन होता है, और अर्थ सन के अराउंड जब एक चक्कर लगाता है तो 1 साल होता है। ओके, मतलब ये क्या है? ये कौन सा महीना है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे करके ये घूमता जाएगा। तो जब जून में जब अर्थ यहां होगा तो 0 शैडो डे होगा, और दिसंबर में जब अर्थ यहां होगा तो 0 शैडो डे होगा। तो जब अर्थ यहां होगा 23.5 डिग्री टिल्टेड पे, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब दिसंबर में अर्थ यहां होगा 23.5 डिग्री टिल्टेड वर्टिकल से, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे क्या होता है? 0 शैडो डे होता है। India lies in this region, so 0 shadow day can be observed in India in Hyderabad. कहाँ पे? हैदराबाद में दिखता है 0 शैडो डे। ओके, अच्छा, व्हेन डज इट ऑकर? ये कब होता है? इट जनरली ऑकर ड्यूरिंग समर, समर सीजन में होता है। डिफरेंट प्लेसेस एक्सपीरियंस इट ऑन डिफरेंट डे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे 0 शैडो डे होता है। जैसे जून में यहाँ होगा, सितंबर में इस रीजन में होगा, और फिर मार्च में इसके आगे वाले रीजन में होगा, और दिसंबर में इस रीजन में होगा, ठीक है। उसके बाद ईच प्लेस गेट्स 0 शैडो डे वंस और ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 1 या 2 बार 0 शैडो डे होगा। रीजन फॉर 0 शैडो डे इज वेरी मच क्लियर। 0 शैडो डे पे क्या होता है? सन के जो लाइट है एग्जैक्टली हमारे सर पे आते हैं, जिसके कारण हमारी शैडो हमारे पैरों में बन जाती है, तो शैडो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देती, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इट हैपन्स ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। ये किसके कारण होता है? अर्थ के टिल्टेड एक्सिस के कारण होता है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है। देखो, अर्थ ऐसी सीधी है क्या? ये ऐसी सीधी है क्या? ये ऐसी सीधी है क्या? नहीं, ये थोड़ी थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये घूमती है क्या? नहीं, ये इस एक्सिस के अबाउट घूमती है। तो कितने एंगल से टिल्टेड है? 23.5 डिग्री एंगल से टिल्टेड है। व्हेन द सन रेज फॉल्स वर्टिकली द शैडो डिसअपियर्स। अगर सन रेज, देखो, सन रेज इधर से आएंगे तो मेरी शैडो इस साइड बनेगी, सनरेज सामने से आएंगे तो मेरी शैडो पीछे बनेगी, सनरेज पीछे से आएंगे तो मेरी शैडो आगे बनेगी। लेकिन सनरेज एग्जैक्टली ऊपर से आएंगे तो मेरी जो शैडो है एकदम मेरे पैरों में बनेगी, मतलब दिखाई नहीं देगी। इसको ही क्या बोलते हैं? 0 शैडो बनना कहते हैं। जैसे कि यहां बन रही, देखो, ये क्या है? एक 0 शैडो है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको समझा दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जगह भी मैंने आपको समझा दिया। ये सन है और ये अर्थ की ऑर्बिट है। ओके, आगे चलते हैं। यहां देखो, हमेशा याद रखो, क्या याद रखो? एन इक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिनॉन। भाई, ये जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इनके एक स्ट्रेट लाइन में आने के कारण हो रहे हैं। मेनी सुपरस्टिशियंस कनेक्टेड टू द इक्लिप्स आर प्रिविलेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इसके बारे में बहुत सारी
अंधश्रद्धाएं फैली हुई हैं, इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन मेक्स एफर्ट टू रीड द सोसाइटी ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ। ये तो अंधश्रद्धा है, रीड मतलब मुक्त करना, इन सारी अंधश्रद्धा से सोसाइटी को मुक्त करना सबकी जिम्मेदारी है, नॉलेज सब तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। भाई हम भी वही कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आने के कारण होता है। अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ गया तो मून की शैडो अर्थ पे गिनती है, इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। और अगर मून घूमते घूमते उस साइड चला गया तो सन के बाद सीधा अर्थ आएगा, और अर्थ के जो अम्ब्रा बनेगा, डार्क शैडो बनेगा, उसमें मून चला जाएगा, उसको बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स को हम नेकड आइज से देख सकते हैं, वो फुल मून डे पे होता है। और जो सोलार इक्लिप्स है वो न्यू मून डे पे होता है, और उसको हम नेकड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि उस समय बहुत ही हार्मफुल रेज, बहुत ही डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो भी इक्लिप्स होते हैं ये नेचुरल फिनोमिनॉन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अंधश्रद्धा, गुड लक या बैड लक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। थिंक एंड डिस्कस क्या बोल रहा है, व्हाई इज इट नॉट राइट टू टाई लेमन चिली टू अवर कार। क्या होता है बेटा, जब भी हम, ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन के हिसाब से तो ठीक है कि हम ये मानते हैं इंडियन लोग कि जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, चाहे गाड़ी हो गई या कोई कंप्यूटर हो गया या कुछ भी नई चीज़ ओपन करते हो, तो उसको एक नज़र बट्टू लगाते हैं। नज़र बट्टू मतलब नींबू और मिर्ची ऐसे बांध के गाड़ी को बांध देते हैं, और हमारा ये मानना है इंडियन लोगों का कि नींबू मिर्ची लगाने से इसको नज़र नहीं लगती, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ध्यान से सुनो। टाइंग लेमन एंड चिली, नींबू और मिर्ची इज अ सुपरस्टिशियन, ये एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, नॉट अ साइंटिफिक मेथड। कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि नींबू अंदर से निकल के एक्सीडेंट से बचाएगा या फिर मिर्ची अंदर से निकल के एक्सीडेंट से बचाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डज नॉट प्रोटेक्ट द व्हीकल फ्रॉम एक्सीडेंट, तो ये नींबू मिर्ची व्हीकल को एक्सीडेंट से बिल्कुल नहीं बचाएगी। सेफ्टी डिपेंड्स ऑन, तो कौन बचाएगा, आपको ड्राइव केयरफुली करना है, ढंग से करना है, व्हीकल ज़्यादा भगाना नहीं है, उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस करना है ताकि उसका ब्रेक फेल ना हो, टायर पंचर ना हो, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए उसकी। बिलीविंग इन सच प्रैक्टिसेस प्रमोट्स ब्लाइंड फेथ, ऐसे प्रैक्टिसेस में बिलीव करना अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना होता है। देयरफॉर इट इज नॉट राइट टू टाई लेमन चिली टू द कार। मेरे हिसाब से नींबू मिर्ची कार को बांध सकते हो, बांधो मत बांधो अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी भी अंधश्रद्धा मत रखो कि नींबू मिर्ची बांधने से हमारी कार एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कैसे होती है, इन कारणों के कारण। तो आपको ड्राइविंग केयरफुली करना है और व्हीकल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद इन आवर सराउंडिंग एंड डे टू डे लाइफ वी अनोइंगली बिलीव मेनी सच थिंग, इज दिस राइट, मतलब हम न जानते हुए भी कई अंधश्रद्धाओं से विश्वास रखते हैं। जैसे कि बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट ले तो हम मानते हैं अपशगुन है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं भाई, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे साथ तो उल्टा होता है, जब भी बिल्ली रास्ता काट के जाती है कुछ अच्छा होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये भी अंधश्रद्धा है, ये भी नहीं मानना चाहिए, ना अच्छा मानना चाहिए ना बुरा मानना चाहिए, तो ये सही नहीं है, नो इट इज नॉट राइट। सच बिलीव्स आर बेस्ड ऑन फियर एंड ट्रेडिशन, नॉट ऑन साइंस। ठीक है ना। अच्छा, दे स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग लॉजिकली, तो ये सब अंधश्रद्धा हमको लॉजिकली थिंकिंग से रोकती है। वी शुड आस्क क्वेश्चन, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लुक फॉर साइंटिफिक रीजन, और उसके साइंटिफिक रीजन का पता करना चाहिए। ट्रस्ट फैक्ट्स एंड एविडेंस, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा करो, ना कि अंधश्रद्धा पे। साइंटिफिक एटीट्यूड हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस, तो आप अगर साइंटिफिक एटीट्यूड रखोगे तो सोसाइटी का आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, आगे चलते, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका कंक्लूजन ये निकला कि नेचुरल इवेंट जो होते हैं जैसे कि इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जीरो शैडो डे, ये सब किसके कारण होते हैं, साइंटिफिक रीजंस के कारण होते हैं। सुपरस्टिशियन शुड बी अवॉइडेड, इसके बारे में जो भी गलत चीजें मार्केट में फैली हुई है उससे हमें बचना चाहिए। नॉलेज एंड साइंस हेल्प्स अंडरस्टैंड नेचर बेटर, नेचर को समझने के लिए साइंस और नॉलेज हमारी मदद अच्छे से कर सकते हैं, ना कि कोई अंधश्रद्धा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स मैंने रेडीमेड दे दी है, कर लेते हैं। व्हेन द बीम फ्रॉम द हेडलाइट ऑफ द कार फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट नाइट, द शैडो कॉल्ड अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा इज फॉर्म। पिनम्ब्रा, अम्ब्रा, पिनम्ब्रा, अम्ब्रा मतलब जो डार्क शैडो बनती है और पिनम्ब्रा मतलब जो फेंट शैडो बनती है। अम्ब्रा किससे बनती है, पॉइंट सोर्स से,
और अमरा और पिनमरा दोनों किससे बनते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स से, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से। ड्यूरिंग लूनार इक्लिप्स किसे कहते हैं? लूनार इक्लिप्स में ये अगर सन है, ये अगर अर्थ है, तो इसका जो शेडो बनता है, ओके, अमरा शेडो ऐसे बनता है। तो जब मून यहां आ जाएगा, मून यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? लूनार इक्लिप्स। तो लूनार इक्लिप्स में क्या होता है? अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, सही है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है? सोलार इक्लिप्स में ये अगर सन है, ये अगर सन है, यहाँ पे होता है मून, यहाँ पे होता है मून, और यहाँ पे होता है अर्थ। तो होता क्या है कि सन से जब रेज निकलते हैं, तो सन की जो शैडो है, सन से निकलने वाले रेज की वजह से मून की शैडो किस पे गिरती है? अर्थ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? सोलार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स पे मून की शैडो किस पे गिरती है? अर्थ पे। मून की शैडो अर्थ पे। और लूनार इक्लिप्स में अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, क्योंकि मून ऐसे घूमता रहता है। तो जब मून यहाँ है सन और अर्थ के बीच में, तो सोलार इक्लिप्स। घूमते हुए जब मून यहाँ पहुंच गया, घूमते हुए मून जब यहाँ पहुंच गया, तो लूनार इक्लिप्स, ठीक है। और ये कब होता है? न्यू मून डे पे। और ये कब होता है? फुल मून डे पे। ओके भाई। वेरियस शेड्स ऑफ कलर are seen in the sky in sunrise and sunset due to scattering of light. Light is visible because of scattering. Light itself is invisible. A faint shadow of an object is called as penumbra. Faint shadow जो बनती है extended object से, extended source of light के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो सेंटर में डार्क शैडो बनेगी और उसके बाजू में फेंट शैडो बनेगी। तो जो डार्क शैडो बनती है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और जो फेंट शैडो बनती है उसको बोलते हैं पिनम्ब्रा। ओके। 21 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एंटी सस्पेशियस सुपरस्टिशियन डे, मतलब अंधश्रद्धा निर्मूलन दिवस। मतलब इस दिन पे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि अंधश्रद्धा नहीं रखना चाहिए और साइंस और फैक्ट्स पे भरोसा करना चाहिए। उसके बाद सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी सीन नेकड आइज। नेकड आइज से हम कौन सा इक्लिप्स नहीं देख सकते? सोलार इक्लिप्स हम नेकड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन लूनार इक्लिप्स हम देख सकते हैं, और ये कई घंटों तक रहता है। सोलार इक्लिप्स नेकड आइज से नहीं देखते तो कैसे देखते हैं? एक स्पेशल तरह के गॉगल्स के थ्रू देखा जाता है। और अगर नेकड आइज से देखेंगे तो क्या होगा? सन से कुछ निकलने वाले हार्मफुल रेज हमारी आंखों में चले जाएंगे, जो हमारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बहुत इंटरेस्टिंग है। किसमें डिस्टिंग्विश करना है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में और एक्सटेंडेड सोर्स में। ठीक है, पॉइंट सोर्स मतलब छोटा सा बल्ब, छोटे से बल्ब से अगर लाइट निकल रही है उसको पॉइंट सोर्स बोलेंगे। और एक्सटेंडेड सोर्स मतलब ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट क्या है? एक एक्सटेंडेड सोर्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ पॉइंट सोर्स इज टाइनी साइज, बहुत छोटे साइज का होता है, और एक्सटेंडेड सोर्स जो होता है वो बड़े साइज का होता है। अम्ब्रा ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से सिर्फ डार्क इमेज बनती है, उसको अम्ब्रा कहते हैं। और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उससे दोनों मिलते हैं, पिनम्ब्रा और अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब डार्क इमेज, सॉरी डार्क शेडो एट द सेंटर और फेंट शेडो एट द पेरीफेरी, उसको बोलेंगे पिनम्ब्रा। एग्जाम्पल, लाइट कमिंग फ्रॉम टाइनी होल, जो पिन होल हमने बनाया था उससे, उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स। और जो सन है या टॉर्च है बड़े अपर्चर की, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड सोर्स। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद अम्ब्रा पिनम्ब्रा। अम्ब्रा क्या होता है? अम्ब्रा इज वेरी डार्क, absence ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अम्ब्रा, एंड पार्शियली absence ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज पिनम्ब्रा। पिनम्ब्रा पिनम्ब्रा में क्या होता है? फेंट शेडो होती है, और अम्ब्रा में डार्क शेडो होती है। अम्ब्रा कहाँ मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स। ये किससे मिलता है? पॉइंट सोर्स के सामने अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको एकदम डार्क शेडो मिलेगी, उसको बोलेंगे अम्ब्रा। और अगर हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के सामने ओपेक मटेरियल रखेंगे तो सेंटर में डार्क शैडो मिलेगी, उसको अम्ब्रा बोलेंगे। लेकिन आउटसाइड में एक फेंट शैडो भी मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? पिनम्ब्रा। तो पिनम्ब्रा किससे मिलता है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से। और अम्ब्रा किससे मिलता है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। ओके। टोटल इक्लिप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ अम्ब्रा। टोटल इक्लिप्स किसकी वजह से होता है? अम्ब्रा की वजह से। मैंने बताया था जब मून अम्ब्रा में चले जाएगा तो टोटल इक्लिप्स होगा, और जब मून पिनम्ब्रा में चले जाएगा तो पार्शियल इक्लिप्स होगा। ठीक है। अच्छा, सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स। सोलार इक्लिप्स कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए। तो होता क्या है? सन के वजह से जो शैडो बनती है मून की, वो अर्थ पे गिरती है, इसको बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। और लूनार किसको बोलते हैं? जब ये मून घूमते घूमते यहां आ जाए, तो सन सन और अर्थ यहां होती है और मून यहां होता है। ठीक है, ये मून घूमता हुआ जब यहां आ जाएगा
तो क्या होगा, सन से जो रेज निकलने वाले हैं उससे जो अर्थ की शेडो बनेगी, वो शेडो में जब मून आ गया तो उसको बोलेंगे लूनार इक्लिप्स। ओके, तो व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सोलर इक्लिप्स होगा। एंड व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, देन लूनार इक्लिप्स होगा। ये कब होता है? ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ, मून की शेडो अर्थ पे गिरती है और इसमें अर्थ की शेडो मून पे गिरती है। ये कब होता है? न्यू मून डे पे होता है। और ये कब होता है? फुल मून डे पे होता है। इसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके इसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में लिखने के काम आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। क्या बोल रहा है? आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज मीन बाय ऑकल्टेशन? ऑकल्टेशन मतलब मून के पीछे कोई स्टार या प्लैनेट जब छुप जाते हैं रोटेशनल मोशन के कारण, तो उसको अकल्टेशन कहते हैं। द स्टेट इन विच प्लैनेट और स्टार हाइड्स बिहाइंड द मून, जब कोई प्लैनेट या स्टार्स मून के पीछे छुप जाते हैं तो उसको अकल्टेशन कहते हैं। अम्ब्रा कब होता है? पॉइंट सोर्स के सामने, पॉइंट लाइट सोर्स के सामने अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी सिर्फ डार्क इमेज बनती है, उसको क्या कहते हैं? अम्ब्रा कहते हैं। The earth appear bluish. What is the cause of this effect? Sunlight is made up of 7 color. When sunlight enters in the earth atmosphere, only blue light scatter most. क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, बाकी सारे रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन स्काई में सब तरफ कौन सी लाइट फैल जाएगी? ब्लू। तो ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इस कारण अर्थ कैसे दिखती है? ब्लू कलर की। वेयर डज इवेंट ऑफ जीरो शैडो डे अकर? जीरो शैडो डे कहाँ पे होता है? जीरो शैडो डे अकर्स इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दो जगह है जो कितने पे होते हैं? 23.5 डिग्री ऑफ साउथ, 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ, क्योंकि अर्थ का एक्सिस ऐसे टिल्टेड होता है इतने एंगल से, तो वहां पे क्या होता है? जीरो शैडो डे होता है। और जीरो शैडो डे पे सन जो होता है आफ्टरनून में एग्जैक्टली हमारे सर पे होता है, और रेज जब सर पे गिरेंगे तो इमेज पैरों में बनेगी जो दिखाई नहीं देगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैल जाना। जब लाइट रेज हिट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल को, डस्ट पार्टिकल को या अदर टाइनी पार्टिकल को प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट गेट स्कैटर्ड, वो फैल जाते हैं। ओके, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। व्हेन स्कैटरिंग लाइट रेज इंटर आवर आईज, वी प्रिस्यूज द लाइट। जब ये स्कैटरिंग लाइट हमारे आंखों में जाती है तो हमको लाइट दिखाई देती है, और ओरिजिनल लाइट हमको कभी भी दिखाई नहीं देगी। अगर स्कैटरिंग नहीं होगा तो लाइट दिखाई ही नहीं देगी। अ बीम ऑफ लाइट, ब्लू स्काई, रेडियस अपीयरेंस ऑफ सन, ये सब इफेक्ट किसके होते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के होते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में समझाए हैं। डज द शेडो रियली वैनिश इन द जीरो शेडो कंडीशन? नहीं, शेडो वैनिश नहीं होती, बस एक स्पेशल कंडीशन के कारण। और कौन सी? आफ्टरनून में कुछ स्पेसिफिक जगह पे सनलाइट हमारे एग्जैक्ट सर पे गिरती है तो हमारी शेडो पैरों में बनती है, जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं देती। ऑन जीरो शेडो डे एट नून, सन रीचेस एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, हमारे सर पे होता है। Thus shadow of our body is in standing position without stretching hands and legs is formed right below the base of our feet, exactly हमारे पैरों के नीचे बनती है। So the shadow so formed is not seen, hence appear to be vanish, लेकिन vanish नहीं होती, appear to be vanish होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? Will the laser beam be seen if passes through glass box which contain lighted incense stick? अगर हम अगरबत्ती जलाएं, उसके धुएं में से एक लेजर बीम पास करे तो हमको दिखाई देगी क्या? बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि ये धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स है। इससे अगर मैं एक लेजर बीम पास कराऊंगा तो इस लेजर बीम का इसमें क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग हो जाएगा। तो अगर स्कैटरिंग हो रहा है मतलब हमको वो बीम दिखाई देगी। ध्यान से सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर अ रे ऑफ लाइट टू बी विजिबल। रे ऑफ लाइट कब दिखाई देगा? अगर उसकी स्कैटरिंग हो रही है। और स्कैटरिंग कब होगी? अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो अगर हमने अगरबत्ती सिलगा के रखी है तो उसके धुएं में क्या होंगे? स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो उससे जब लेजर की बीम जाएगी तो स्कैटरिंग होगा, तो वो बीम हमको दिखाई देगी डेफिनेटली। द लाइट रे शुड गेट स्कैटर्ड ऑन हिटिंग द टाइनी पार्टिकल्स ऑन इट्स पाथ। उसके पाथ में अगर टाइनी पार्टिकल्स आते हैं तो स्कैटरिंग होगा। तो देयर आर टाइनी पार्टिकल्स incense stick scattered
इन द क्लोज ग्लास बॉक्स, अगर एक कांच के बॉक्स में हम अगरबत्ती जला के रखते हैं तो उसमें धुआं होगा, धुएं में होंगे पार्टिकल, तो बीम गिरेगी तो स्कैटर होगी, तो हमको दिखाई जरूर देगी। ड्यू टू दिस लेजर रेज गेट स्कैटर्ड, इस धुएं के पार्टिकल के कारण लेजर रेज स्कैटर हो जाएंगे। एंड दिस स्कैटर्ड रेज इंटर आवर आईज एंड लेजर बीम इज सीन, जिसके कारण हमको लेजर बीम बिल्कुल दिखाई देगी। गिव सम एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट वी कम अक्रॉस डे टू डे लाइफ। पहला एग्जांपल, अ बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम सिनेमा प्रोजेक्टर ऑन अ स्क्रीन। ये देखो, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से ये जो बीम निकल रही है, ये जो धूल के पार्टिकल है, इससे इस पे गिर के ये बीम स्कैटर हो रही है और स्कैटरिंग के कारण हमको दिखाई दे रही है। अगर ये धूल के पार्टिकल नहीं होते तो ये बीम हमको दिखाई नहीं देती। भाई लाइट का दिखाई देना डिपेंड करता है कि वो स्कैटर हो रही है या नहीं, और स्कैटर कब होगी, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे गिरेगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर होंगे तो ही लाइट स्कैटर करेगी और हमको दिखाई देगी। तो ये प्रोजेक्टर से निकलने वाली लाइट जब धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल पे गिरेगी तो वहां पे उसका स्कैटरिंग होगा और वो हमको दिखाई देगी। दूसरा एग्जांपल, अ बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम हेड लैम्प ऑफ कार मूविंग इन अ थिक फॉग। देखो फॉग में जब ये हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी इसके हेडलाइट से लाइट निकल रही है और यहाँ पे फॉग है, और फॉग में क्या हो रहा है, हमको ये हेडलाइट दिखाई दे रही है, हेडलाइट दिखाई दे रही है। तो फॉग में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स में जब हम हेडलाइट चालू करेंगे तो जब लाइट फॉग में इंटर करेगी तो फॉग के पार्टिकल से टकरा के उसका स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग इज अ गारंटीड दैट कि हम वो बीम देख सकते हैं। उसके बाद द सन अपीयर्स रेड इन द सनसेट, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। और स्काई ब्लू अपीयर हो रहा है, ये भी किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। और ब्लू कलर में ज्यादा एबिलिटी होती है किसकी, स्कैटरिंग की। व्हाई इज शेडो ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई नॉट स्कीन ऑन द अर्थ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि अगर बहुत ऊंचाई पे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसकी शेडो हमको दिखाई क्यों नहीं देती। मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं, आराम से समझना। मान के चलो बेटा, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है सन, ये सन है, ओके, यहाँ बता देते हैं, ये इस कलर से, डार्क कलर से बता देते हैं, ये सन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सन से रेज आ रहे हैं कुछ ऐसे। तो अगर बर्ड ज्यादा ऊपर फ्लाई नहीं कर रहा, जमीन से यहाँ फ्लाई कर रहा है, तो इसकी शेडो यहाँ बन जाएगी, क्योंकि इतनी जगह ये रेस क्या हो जाएंगे, ब्लॉक कर लेंगे। लेकिन अगर 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 बर्ड बहुत ऊपर फ्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो होगा क्या, सन से निकलने वाले रेज यहाँ पहुंचेंगे और इससे यहाँ पहुंचेंगे, तो इससे जो अम्ब्रा बनेगा उसका बहुत साइज छोटा होगा। तो बहुत ऊपर अगर बर्ड उड़ रहा है तो उसकी शेडो जमीन पे बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसका साइज बहुत छोटा हो गया। और छोटे ऑब्जेक्ट का जो अम्ब्रा बनता है, जो डार्क शैडो बनती है, वो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो बहुत छोटी हो जाती है, जिसके कारण इसका अम्ब्रा इतना छोटा हो जाएगा कि इसकी शेडो दिखाई नहीं देगी। और इसका पेनम्ब्रा तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेंट होगा, तो इसकी शेडो इस पे बनेगी नहीं, तो शेडो नहीं दिखेगी, तो हमको बर्ड भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। देखो क्या बोलता है, आराम से समझो। द सन इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। सही है भाई, सन कैसा सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है। तो सन से जो शेडो बनेगी उसमें अम्ब्रा भी होगा और पेनम्ब्रा भी होगा। एक्सट्रीमली बिगर देन द अर्थ। ठीक है भाई, व्हेन द बर्ड फ्लाइज एट रिलेटिवली शॉर्टर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा आर फॉर्म ऑन द ग्राउंड। वही तो मैंने बताया, जब अगर कोई बर्ड जमीन से कम हाइट पे फ्लाई कर रहा है तो सेंटर में उसकी डार्क शैडो बनेगी, दैट इज अम्ब्रा, और बाजू में फेंट शैडो बनेगी, दैट इज पेनम्ब्रा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो जो अम्ब्रा होता है उसका साइज क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और जो पेनम्ब्रा है वो भी क्या होते जाता है, बहुत फेंट होते जाता है। और थोड़े ज्यादा दूर जाते ही जो अम्ब्रा है वो तो गायब हो जाएगा और पेनम्ब्रा भी गायब हो जाएगा, तो शैडो ही नहीं बनेगी उसकी। ठीक है, यहां चलते हैं, समझते हैं। फिर अब आगे क्या हो गया, एज द बर्ड फ्लाई हायर, जैसे जैसे बर्ड ऊपर जाता है, द अम्ब्रा बिकम्स स्मॉलर एंड डिसअपियर्स। अम्ब्रा छोटा छोटा होता जाता है और डिसअपियर हो जाता है। द पिनम्ब्रा अल्सो बिकम फेंटर एंड डिसअपियर। पिनम्ब्रा भी क्या होते जाता है, फेंट होते जाता है, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। हेंस द शैडो ऑफ द बर्ड फ्लाइंग एट हाई इज नॉट सीन ऑन द
अर्थ। ओके, उसके बाद व्हाई इज पीनम्बरा नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से पीनम्बरा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स डज नॉट टेक्स प्लेस, वहां उसकी स्कैटरिंग नहीं होती। हेंस ओनली डार्क शैडो इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के सामने सिर्फ अम्बरा इस वजह से मिलता है क्योंकि पॉइंट सोर्स के सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़े साइज का होगा। बड़े साइज से स्कैटरिंग नहीं होती, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं तभी स्कैटरिंग होती है। इसी वजह से जब लाइट का रे धूल में घुस जाएगा, फॉग में घुस जाएगा, या फिर अगरबत्ती के धुएं में घुस जाएगा, तो वो हमको बीम के फॉर्म में क्लियरली दिखता है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है भाई, ये देखो मिल्क एंड वाटर एक्सपेरिमेंट। मिल्क एंड वाटर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है भाई? अगर आप क्लीन वाटर पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे, क्लीन वाटर पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे और वो व्हाइट लाइट होगी। कैसी लाइट होगी? व्हाइट लाइट होगी। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, और सामने से देखोगे उसके तो रेड कलर दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर। जैसे ही ये लाइट इसमें इंटर हुई, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अच्छा, ये क्लीन वाटर अगर है, ये क्लीन वाटर अगर है तो बीम ऑफ लाइट इसमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हमने उसमें मिल्क ऐड कर दिया तो मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो मिल्क वाले वाटर में अगर हम लाइट रे गिरवाएंगे तो इसमें से जो ब्लू लाइट होगी वो ब्लू लाइट इसमें चारों तरफ फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये ब्लू दिखेगा क्योंकि सारा ब्लू कलर फैल गया है। लेकिन जब मैं सामने से देखूंगा तो रेड कलर इसके आर पार चला जाएगा और यहां से जो देख रहा है उसको रेड दिखाई देगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। रेज ऑफ लाइट हिट्स टाइनी पार्टिकल ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द वाटर एंड गेट स्कैटर। सही है भाई, जो मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस पर जब लाइट गिरेगी तो स्कैटर हो जाएगी। ब्लू लाइट गेट स्कैटर मोस्ट एंड ब्लूइश टिंग इज सीन इन द सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा कौन स्कैटर करेगा? ब्लू लाइट। तो सारा सॉल्यूशन हमको साइड से कैसा दिखेगा? ब्लू। रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, लाल कलर सबसे कम स्कैटर होगा। रीचेस टू आवर आइज डायरेक्टली, जो यहाँ पे खड़ा है उसको सिर्फ लाल लाइट मिलेगी। इसको लाल लाइट की जगह इसको व्हाइट लाइट मानो तुमने, ठीक है। हेंस द होल appears reddish from the front end। सामने से देखोगे तो रेड दिखेगा, साइड से देखोगे तो ब्लू दिखेगा। लेक्चर 1 में भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। गिव साइंटिफिक रीजन। दो भाई साइंटिफिक रीजन दो इसके। क्या बोल रहा है? पहला पढ़ो, सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है? स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर अपीयर्स डार्क। देखो भाई, लाइट जो हमको दिखाई देती है वो लाइट के वजह से दिखाई नहीं देती, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देती है। स्कैटरिंग के लिए चाहिए होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे हवा के पार्टिकल, धुएं के पार्टिकल, फॉग के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो लाइट का स्कैटरिंग होगा और लाइट हमको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो ऐसा गैस आपको नहीं मिलेगा, तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, तो लाइट हमको दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। देयर इज अ वैक्यूम बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पूरा वैक्यूम है, मतलब कुछ है ही नहीं। देर इज नो मीडियम फॉर स्कैटरिंग। सनलाइट के स्कैटरिंग के लिए कोई है ही नहीं, तो स्पेस कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, सिंपल। वी आर एबल टू रीड व्हाइल सिटिंग इन द शेड। जब हम छांव में बैठते हैं फिर भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो जो छांव बनती है वो पेनम्बरा होती है। पेनम्बरा मतलब जिसमें पूरी डार्कनेस नहीं आती, फेंट डार्कनेस आती है। द सन इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट के कारण दो तरह के शैडो बनते हैं, सेंटर में बहुत छोटा अम्ब्रा और बहुत बड़ा पेनम्बरा। ओके, द शैडो फॉर्म हैज अम्ब्रा, नो अम्ब्रा बट पेनम्बरा। पेनम्बरा बहुत बड़ा होता है एंड अम्ब्रा बहुत छोटा होता है। सफिशिएंट लाइट अवेलेबल इन द शेड। तो पेनम्बरा में पूरी लाइट कैंसिल नहीं होती, हेंस वी कैन रीड व्हाइल सिटिंग इन द शेड। जब हम किसी छांव में बैठते हैं, पेड़ के छांव में, तो वो पेनम्बरा होती है, अम्ब्रा नहीं होती, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड सोर्स है। और एक्सटेंडेड सोर्स ऐसा है जो बहुत दूर है, तो बहुत दूर का जो एक्सटेंडेड सोर्स होता है उससे अम्ब्रा ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, और पूरा जो शैडो बनता है उसका वो कैसा होता है? पेनम्बरा। और पेनम्बरा में पूरा लाइट कैंसिल नहीं होता, तो थोड़ा सा लाइट होता है जिसके कारण हम प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। वी शुड नॉट ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विथ नेकेड आइज। देखो सोलर इक्लिप्स मतलब क्या? सन और अर्थ
के बीच में मून का आ जाना। तो मून का जो शेडो होगा वो अर्थ पे गिरेगा। तो अगर इस सिचुएशन में हम सन की तरफ देखेंगे तो सन से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस हमारी आंखों में चले जाएंगे, जिसके कारण हमारी आंखें डैमेज भी हो सकती है। तो सोलार इक्लिप्स को हम नेकड आइज से नहीं देखते, स्पेशल गॉगल से देखना पड़ेगा, लेकिन लूनार इक्लिप्स को हम नेकड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि वो घंटों तक रहता है और कोई हार्मफुल रेडिएशन इमिट नहीं होते। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रीच अर्थ ड्यूरिंग सोलार इक्लिप्स। These rays directly enter our eyes. They can damage our vision. Hence, solar eclipse should not be observed with a naked eyes. ठीक है, ये मैंने बहुत बार समझाया है। आगे बढ़ते हैं। A beam of light is not seen in the plain water but seen in the turbid water. फिर से वही कहानी आ गई। भाई देखो, लाइट का दिखना लाइट की वजह से नहीं है, स्कैटरिंग की वजह से है। स्कैटरिंग के लिए चाहिए छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। तो प्लेन क्लीन वाटर में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, और जो टर्बिड वाटर होता है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे पानी में हल्दी डाल दिया, पानी में डिटर्जेंट डाल दिया, तो इसके कारण क्या होता है, स्कैटरिंग होता है और हमको बीम दिखाई देता है। प्लेन वाटर जो होता है इसमें कोई भी टाइनी पार्टिकल नहीं होते, तो स्कैटरिंग भी नहीं होता। टर्बिड वाटर जो होता है, गंदा पानी जो होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इससे लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है टर्बिड वाटर में। है हमको बीम ऑफ लाइट किस में दिखेगी, टर्बिड में दिखेगी। स्केच सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून होता है और मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, इसको क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट इफ सन डिड नॉट राइज। अगर सन ही नहीं निकला तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। द पार्ट ऑफ अर्थ अपोजिट टू द सन वुड रिमेन डार्क। तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, दिन रात तो होंगे ही नहीं। अब ये क्या बोला, फिनोमिनन लाइक सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, जीरो शैडो डे नहीं होगा, स्पेक्ट्रम भी नहीं दिखेगा। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, पानी जम के बर्फ बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, तो लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, एनिमल्स मर जाएंगे। क्योंकि बिना प्लांट के एनिमल कैसे सरवाइव करेंगे, और बिना प्लांट और एनिमल के हम कैसे सरवाइव करेंगे। इवेपोरेशन नहीं होगा पानी का, तो रेनफॉल बिल्कुल नहीं होगा, पानी नहीं गिरेगा, वाटर साइकिल स्टॉप हो जाएगी, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी हमको, तो जो जिंदगी, जो लाइफ अर्थ पे सरवाइव हो रही है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। What effort will you make to remove misconception about eclipse? We will provide scientific information. हम पढ़ा रहे हैं ना भाई आपको कि भाई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक नेचुरल फिनोमिनन है, इसके बारे में कोई भी गलतफहमी और बैड लक गुड लक नहीं मानना चाहिए। वी विल क्रिएट अवेयरनेस, हम लोगों को समझाएंगे एडवर्टाइजमेंट करके और साइंस को फैला के। वी विल अरेंज टूर्स टू ऑब्जर्व इक्लिप्स सेफली। ओके, हम इक्लिप्स को नेचुरल फिनोमिनन की तरह देखेंगे, ना कि कोई गुड लक या बैड लक की तरह। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा चलो, खत्म हो गए यहाँ के थ्योरी के क्वेश्चन। अब इट्स एमसीक्यू टाइम, इट्स अ फंडामेंटल फाउंडेशन टाइम। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बेटा। एमसीक्यू 50 एमसीक्यू है, फटाफट खत्म करते हैं। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा क्रॉस हो गया भाई। चलो 20 मिनट में खत्म करते हैं। चलो पहला सवाल क्या बोल रहा है, When a beam of sunlight passes through glass prism, it splits into 7 color. जब प्रिज्म से जाते हैं तो 7 कलर बनते हैं, VIBGYOR. The splitting of white light into constituent color is called as scattering. नहीं, स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना होता है, डिस्पर्शन मतलब व्हाइट लाइट से 7 कलर बनना, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का गिर के वापस जाना, और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा बेंड हो जाना। इसको क्या कहते हैं, सीधा ना जाके बेंड हो जाना जब मीडियम चेंज हो रहा हो, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, आगे आएगा, आपको लोड मत लो। तो एक कलर के 7 कलर बनना, इसको डिस्पर्शन कहते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलो, सवाल खुद से सॉल्व करो, हर 10 सवाल के बाद आपको जवाब मिलेंगे। मेरे आंसर पे बिल्कुल भरोसा मत करना, सारे आंसर्स खुद वेरीफाई करना। ओके, आंसर्स मैंने टाइप करवा के दे दिए गए हैं। हर 10 सवाल के बाद एक साथ बंडल ऑफ आंसर्स आपको मिल जाएंगे। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म आफ्टर डिस्पर्शन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, VIBGYOR। ये जो 7 कलर बनते हैं इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ते जाती है, वेव की लेंथ होती है वो बढ़ते जाती है। ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है तो इसकी स्कैटरिंग भी बहुत ज्यादा होती है। द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग
अ बीम ऑफ लाइट, हमको लाइट क्यों दिखती है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, छोटे छोटे पार्टिकल पे गिरने के बाद जो स्कैटरिंग होती है उसके कारण हमको लाइट दिखती है। अगर पार्टिकल नहीं रहेंगे तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी और हमको लाइट दिखाई भी नहीं देगी। इसी वजह से स्काई क्या अपीयर होता है? डार्क अपीयर होता है। इन द एक्सपेरिमेंट विथ मिल्क एंड लेजर बीम द बीम इज विजिबल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग बाय टाइनी मिल्क पार्टिकल, क्योंकि लेजर बीम उसमें गिरने के बाद स्कैटर हो जाती है जिसके कारण हमको दिखाई देती है। इन प्योर क्लियर वाटर लेजर बीम इज नॉट विजिबल, प्योर वाटर में वो विजिबल नहीं होगी क्योंकि प्योर वाटर में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जिससे स्कैटरिंग होगी जिसके कारण वो इनविजिबल हो जाएगी। द मिल्क इज एडेड टू वाटर, द वाटर बिकम क्या? वाटर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, स्लाइटली टर्बिड, कलरलेस। स्लाइटली टर्बिड हो जाएगा, टर्बिड मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसमें जिसके कारण स्कैटरिंग होगा और हमको बीम दिखाई देगी। 7 का सी एक बार चेक कर लेता हूं। 7 का सी, ये बेटा आंसर्स होते हैं, हर 10 क्वेश्चन के बाद आंसर्स मैं आपको फाइनल आंसर दे देता हूं, आपको वेरीफाई करना है उसको, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होता है? ब्लू लाइट, जिसके कारण सन हमको, स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है। sunrise and sunset the sun appear reddish because of blue light is scattered more, red light is scattered more, ब्लू लाइट स्कैटर मोर, ब्लू लाइट स्कैटर मोर होता है जिसके कारण रेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखो बेटा क्या होता है, ये अगर अर्थ है तो अगर हम यहां होंगे और सन यहां होगा सनराइज के समय, तो क्या होता है, लाइट रेज जो होते हैं उनको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे आंखों तक आना होता है। तो इतना लंबा डिस्टेंस तक ब्लू कलर टिक पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सारा ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा और सबसे कम कौन स्कैटर होगा? रेड। तो रेड कलर लंबी दूर तक जाएगा और हमको रेडिश दिखाई देगा। तो ब्लू ज्यादा स्कैटर हो गया जिसके कारण पहुंचा कौन? रेड, इस वजह से हमको रेड दिखाई दिया। ओके, और स्काई कैसे दिखेगा? ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर सब स्काई में क्या हो गया है? फैल गया है। विच कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय एटमॉस्फेयर? ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। बी और डी, बी और डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अ सोर्स ऑफ लाइट हैविंग वेरी स्मॉल साइज, उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कैसे बनाते हैं? क्या करो, आप एक बल्ब ले लो, बल्ब से लाइट निकलेगी, बल्ब के आगे एक कार्डबोर्ड रख दो और कार्डबोर्ड को एक छोटा सा होल कर दो, तो सब लाइट इधर इधर गिरने वाली ब्लॉक हो जाएगी, छोटी सी लाइट इससे पास हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द शेडो फॉर्म बाय पॉइंट सोर्स इज ओनली अम्ब्रा, एकदम डार्क शैडो बनती है क्योंकि पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद उसका स्कैटरिंग नहीं होता, जिसके कारण सिर्फ डार्क शैडो बनती है जिसको बोलते हैं अम्ब्रा। उसके बाद द फुल्ली डार्क पार्ट ऑफ शेडो इज कॉल्ड एज अम्ब्रा, उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और पार्शियली डार्क पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, यहां चलते हैं। पेनम्ब्रा is formed only when the source of light is extended, extended source से दोनों मिलते हैं, सेंटर में अम्ब्रा और उसके साइड में पेनम्ब्रा। when the screen is moved farther from the object the shadow become larger, shadow become larger, कहाँ गया भाई? becomes bigger, shadow बड़ी बनती है। 16 का सी आना चाहिए, 16 का सी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप आंसर वेरीफाई करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, मेरे आंसर्स पे भरोसा बिल्कुल मत करना। 17 क्या बोल रहा है? when the object is smaller than the light source, ऑब्जेक्ट अगर छोटा है लाइट सोर्स से तो क्या होता है? अम्ब्रा डिसअपियर, सही बात है, अम्ब्रा डिसअपियर होता है, अम्ब्रा डिसअपियर होता है, पेनम्ब्रा डिसअपियर नहीं होता। 17 का ए, 17 का ए बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल सही। 18 एन इक्लिप्स, इसीलिए तो बर्ड की शेडो नहीं बनती ना। एन इक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन मून एंड अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो मून की शेडो अर्थ पे गिरती है, सोलर इक्लिप्स। और अगर अर्थ सन और मून के बीच में आता है तो अर्थ की शेडो मून पे गिरती है, लूनार इक्लिप्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, बताओ। सोलर इक्लिप्स ऑकर ऑन, सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है न्यू मून डे पे, सोलर इक्लिप्स होता है न्यू मून डे पे। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स शेडो ऑफ द डेडेश, सोलर इक्लिप्स में मून की शेडो अर्थ पे गिरती है। ओके, बीसी 1920 का बीसी, बीसी बिल्कुल सही है। ओके, क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। विच रेज आर हार्मफुल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलते हैं, जो ओजोन एब्सॉर्ब करता है, वो हार्मफुल होते हैं। सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी ऑब्जर्व विथ नेकड आइज, नेकड आइज से नहीं देखना चाहिए क्योंकि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे आंखों में जाएंगे, हमारे विजन को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। लूनार इक्लिप्स ऑकर व्हेन
लूनार इक्लिप्स ऑकर व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसको बोलते हैं लोनार इक्लिप्स। और अर्थ की शैडो किस पे बनती है? अर्थ की शैडो मून पे बनती है और रेड कलर का मून दिखने लगता है, इसको ब्लड मून भी कहते हैं। लूनार इक्लिप्स इज सीन ऑन फुल मून नाइट, फुल मून नाइट पे दिखता है। 23-24 CB, 23-24 चेक कर लेते हैं। 23-24 CB बिल्कुल सही है। ओके, 23-24 हो गया था अपना। 25 पे चलते हैं बेटा, बताओ आंसर बताओ इसका। टोटल लूनार इक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून, टोटल लूनार इक्लिप्स मून किस में होता है? पार्शियली इंटर कम्स फुली इन अर्थ शैडो, पूरी तरह से जब शैडो में आ जाएगा तब टोटल लूनार होगा। तो 25 का ए आना चाहिए, 25 का ए आना चाहिए, बिल्कुल सही है। 26 का बताओ। व्हेन द प्लैनेट हाइड्स अ स्टार और अनदर प्लैनेट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑकल्टेशन। याद है ऑकल्टेशन? जो रोहिणी स्टार था, चंद्रमा के पीछे छुप गया था, उसको अकल्टेशन बोलते हैं। ओके, 27 द स्टार रोहिणी डिसअपियर्स ड्यू टू अकल्टेशन, किसके कारण? अकल्टेशन के कारण, मून के पीछे छुप गया था, अकल्टेशन कहते हैं। सुपरस्टिशन रिलेटेड टू इक्लिप्स आर अनसाइंटिफिक बिलीव्स, ये साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक बिलीव्स है। 28 का डी आना चाहिए, 28 का डी बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंटिफिक नहीं है बेटा, वो अंधश्रद्धा है। 29 अकॉर्डिंग टू साइंस इक्लिप्स आर नेचुरल फिनोमेनॉन, नेचुरल फिनोमेनॉन है, क्योंकि सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आने के कारण होते हैं। जीरो शैडो डे ऑकर व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, जब सन क्या होता है हमारे एग्जैक्टली सर पे होता है तो कुछ स्पेशल जगह पे जीरो शैडो डे हो जाते हैं। ओके, 31 क्या बोल रहा है? ऑन अ जीरो शैडो डे शैडो कंप्लीटली डिसअपियर, क्योंकि पैरों में बनती है तो दिखाई नहीं देती। जीरो शैडो डे कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन आर्टिक सर्कल नहीं, आर्टिक सर्कल नहीं, ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉन, साउथ और नॉर्थ साइड में हमको दिखाई देंगे 23.5 डिग्री पे। यहाँ चलते, जीरो शैडो डे occurs on different days on different place, on different days on different place, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे दिखाई देते हैं। 33 का सी आना चाहिए बेटा, 33 का सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, 34 का बताओ। इन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मिल्क इज एडेड टू वाटर टू क्रिएट टाइनी स्कैटरिंग पार्टिकल, मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण स्कैटरिंग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है समझो बेटा। द लेजर बीम अपीयर्स ब्लूइश व्हेन ऑकर एट 90 डिग्री बिकॉज ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर, क्योंकि ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होता है और रेड लाइट बिना स्कैटरिंग के आगे चले जाता है, तो आगे से लाल दिखेगा, साइड से ब्लू दिखेगा। फ्रंट साइड ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ लाइट अपीयर्स रेडिश, सामने वाली साइड कैसे दिखेगी? रेडिश, क्योंकि रेड कलर बिना स्कैटर हुए सीधे आगे चला जाएगा। सिंपल है, साइड से ब्लू, आगे से रेडिश। द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कैटरिंग शुड बी परफॉर्म इन नाइट, मतलब डार्क रूम में होना चाहिए ये। 37 का सी, 37 का सी सही है, तभी तो हमको एक्सपेरिमेंट ढंग से समझ पाएंगे। स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर अपीयर्स डार्क, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का दिखना स्कैटरिंग से रिलेटेड है। स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं होते स्कैटरिंग के लिए, जिसके कारण लाइट दिखाई भी नहीं देती, डार्क दिखाई देगा पूरा। 39 वी आर एबल टू रीड शेड बिकॉज ऑफ, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, 39 का बी, क्योंकि थोड़ी सी लाइट वहां पे स्कैटर हो जाती है, 39 का बी। अच्छा, व्हाट अबाउट 40? देखो, बर्ड फ्लाई हाई आर नॉट सीन क्लियरली बिकॉज शेडोज आर नॉट फॉर्म, उसके शेडो बनते हैं क्या? नहीं बनते, इस वजह से वो दिखते भी नहीं है। ओके, 40 का सी। 41 पेनम्ब्रा इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स बिकॉज स्कैटरिंग नहीं होता, रेज सोर्स इज टू ब्राइट, लाइट इज वीक, स्क्रीन इज फार, रेज ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट, रेज सिर्फ एक पॉइंट से निकलते हैं जिसके कारण स्कैटरिंग नहीं होता। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 41 का सी बिल्कुल सही है। ओके, 42 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंडेड सोर्स? लेजर, पिन होल पॉइंट सोर्स है, कैंडल फ्लेम पॉइंट बल्ब पॉइंट सोर्स है, लेजर पॉइंटर पॉइंट सोर्स है। कैंडल की जो फ्लेम है बेटा वो एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक है, लेकिन कैंडल के सामने अगर हमने पिन होल रख दिया तो वो पॉइंट सोर्स बन जाएगा। द अर्थ लुक ब्लूइश फ्रॉम द स्पेस मेनली बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा जिसके कारण वो ब्लू लिखता है। द शैडो फॉर्म ऑन बाय एक्सटेंडेड सोर्स कंसिस्ट ऑफ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के वजह से दोनों शैडो बनते हैं, डार्क भी और फेंट भी, तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से सिर्फ डार्क शैडो बनती है जिसको हम अम्ब्रा कहते हैं। ओके,
विच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ड्यूरिंग सनसेट? रेड कलर। क्यों बेटा? क्योंकि रेड का स्कैटरिंग नहीं होता, और ब्लू का स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाएगा, तो आगे जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। विच फिनोमिनॉन प्रूव्स लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो का बनना ये प्रूफ करता है कि लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लाइट के सामने जो आ जाता है उतनी लाइट वो ब्लॉक कर देती है ओपेक ऑब्जेक्ट, और उसकी शैडो बन जाती है, अंधेरा बन जाता है। 47 विच इक्लिप्स कैन बी सेफली सीन विथ नेकड आइज? लूनार इक्लिप्स। सोलार को तो नहीं देख सकते भाई, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं जो हमारी आंखों में जाके हमारी आंखें डैमेज कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग एक्सप्लेन्स ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट। ठीक है, अच्छा। 49 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इक्लिप्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनॉन। अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनॉन, ठीक है, ना कि सुपरस्टिशियन, अंधश्रद्धा नहीं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इक्लिप्स आर डेंजरस इवेंट, गलत बात है। इक्लिप्स ऑकर ड्यू टू शैडो, गलत बात है। इक्लिप्स स्टॉप अर्थ मोशन, गलत बात है। इक्लिप्स ऑकर ड्यू टू शैडो, बिल्कुल सही है। इक्लिप्स ऑकर ड्यू टू शैडो, जब अर्थ की शैडो मून पे बनती है तो लूनार इक्लिप्स, और मून की शैडो अर्थ पे बनती है तो सोलार इक्लिप्स। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच अभी तक मेरे को बर्दाश्त करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा मैं आपको कि बेटा देखो, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ना, क्योंकि हमारे इंडिया में पढ़ाई के अलावा और कोई करियर अच्छा ढंग का है नहीं जिससे आप बहुत अच्छे पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो बहुत मेहनत करना बेटा, ये सारी मेहनत आपको 11th-12th में बहुत अच्छे से काम आएगी। मेरा एक फेवर ज़रूर कर देना, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर ऐसे लेक्चर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो ये सब बताना ज़रूर कमेंट्स में। और जो वीडियो के लिंक्स है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर करना, जैसे व्हाट्सअप का स्टेटस लगाना हो गया, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें। देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे बेटा, 12:30 बज रहे। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, चैट जीपीटी करके बताता हूँ मैं आपको कि कितने बज रहे। आपको अगर झूठ लग रहा होगा, कहाँ गई भाई चैट जीपीटी? हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या? चैट जीपीटी बताती है टाइम? ठीक, ले पूछ लेते हैं इसको, बता देगा तो आपको भरोसा हो जाएगा। एक बात बताओ, अभी टाइम क्या हो रहा है? जरा देख के बताओ, रात का कि दिन का, ये जरा सा प्रॉपर बताओ। मैं अभी सीधे समय नहीं देख सकता, लेकिन अगर आप मुझे अपना टाइम जोन या लोकेशन बता दें तो मैं आपको अंदाजन बता सकता हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, अकोला सिटी में, तो यहाँ का टाइम बताओ। अभी अकोला भारत में तकरीबन रात के 12:18 हो रहे हैं, मतलब फिलहाल रात देख का रहे हो बेटा, समय है। मतलब रात का समय है, रात के 12:15 बजे मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतना ज़रूर फेवर कर देना। एक लिंक तो शेयर कर ही सकते हो यार आपको, ठीक है? सपोर्ट करना चैनल को ग्रो करने में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।